सरकार जो बजट लेकर के आती है उस बजट का वास्तविक अर्थ होता क्या है। एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट हमारे सामने या फिर जनता के सामने लेकर के आती है। 2019 में बजट को बही खाता नाम दिया गया है। बजट पूरी तरीके से एक अर्थव्यवस्था के लिए दशा और दिशा को तय करती है। भारतीय संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। पूरा देश का पैसा होता है, इसीलिए सरकार को एक एक रुपए का बहुत बढ़िया तरीके से हिसाब किताब रखना होगा। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। कक्षा 12वीं के लिए वन शॉट के अंदर आज बढ़िया चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स आएंगे, मुख्य रूप से आपको उसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये छोटा टर्म्स जो है ना बहुत ज्यादा परेशान करता है और हमें आसानी से गवर्नमेंट बजट समझ नहीं आता है। और इसीलिए कह रहे हैं पूरे इस वीडियो लेक्चर को एक बार ईमानदारी पूर्वक जरूर लगा लीजिए। और यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सरकारी बजट का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सरकारी बजट बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य होता है, सरकार आखिर बजट बनाती क्यों है, किन उद्देश्यों के साथ बजट तैयार करती है, इन मामलों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद बजट के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, फिर हम लोग जानेंगे कि बजट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। और फिर इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है राजकोषीय घाटा, या फिर जानेंगे कि सरकार की राजकोषीय घाटा लगभग कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जितना ज्यादा हो सके सरकारी बजट के अंदर राजकोषीय घाटा को कम से कम किया जाना चाहिए। यह अर्थशास्त्रियों का मानना है। फिर हम लोग बात करेंगे प्राथमिक घाटा के ऊपर, जिसे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, और आधिक्य बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट क्या होता है। इन अर्थों को हम लोग बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कर जानेंगे, यानी कि टैक्स, और टैक्स के कितने तरह होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो आइए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि सरकार जो बजट लेकर के आती है उस बजट का वास्तविक अर्थ होता क्या है। देखिए यहां पर सीधे सीधे मैं कहूं तो बजट कहने का मतलब होता है एक वित्तीय लेखा जोखा, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट हमारे सामने या फिर जनता के सामने लेकर के आती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा बजट जो है ना उसका अंग्रेजी क्या होता है, BUDGET, बजट। और यहां पर देखिएगा ये फ्रेंच भाषा के बॉगेट शब्द से लिया गया है, यानी कि ये जो बजट है उसका अंग्रेजी तो होता है BUDGET, बजट। और ये जो बजट है ये फ्रेंच भाषा के बॉगेट शब्द से लिया गया है, और इसी बॉगेट का अर्थ होता है एक चमड़े का छोटा सा थैला। समझ गए? मतलब बॉगेट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है और बॉगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। लेकिन आप देखते हैं कि हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनके हाथ में एक थैला है, ठीक है ना, एक बैग है जो कि लाल कलर का है। इसके पीछे की एक अलग कहानी है, आपको हम बताने वाले हैं, बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए सबसे पहले इन्हीं बातों को समझते हैं और फिर हम लोग धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा कि बजट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक फैक्ट आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह समझिए कि 2019 तक बजट को एक चमड़े के बैग में लेकर के जाया जाता था, एक चमड़े के थैले में लेकर के जाया जाता था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके हाथ में एक रेड बैग है, लाल बैग है। इसके पीछे का कहानी आपको बताने जा रहे हैं। यहां देखिएगा वो डेट है 1 फरवरी 2020, जब हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही थी। तो बजट चमड़े के थैले में नहीं बल्कि लाल रंग के एक कपड़े में रखा हुआ था, है ना, समझ रहे हो। और इसको आप अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, आगे चर्चा करेंगे। और उस कपड़े पर अशोक का जो है ना वो लाट बना हुआ था। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए यहां पर ये जो है ना इसी को बोला गया है अशोक का लाट, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में बजट को बही खाता नाम दिया गया है।
अब हम लोग बजट को बजट नहीं कहते, बही खाता कहते हैं। समझ आया? जैसे कि दुकानदार लोगों को भी आपने देखा होगा, जब दीपावली या लक्ष्मी पूजा जो भी आप कहते हैं, जब ये नजदीक आता है उससे पहले वो खाता बही खरीद करके रखते हैं, और लक्ष्मी पूजा के दिन या फिर कह लीजिए दीपावली पूजा के दिन एक लाल जो खाता बही है उसी के अंदर वो पूरा का पूरा ब्यौरा नोट करते हैं, किसे कितना उधार दिया, किससे कितना लेना है। ठीक इसी ढंग से इनका भी ये मानना था। और यहां पर देखिएगा, भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि सुब्रमण्यम है ना, इनका क्या मानना है? ये कहते हैं कि लाल रंग जो है ना वो सगुन यानी कि शुभ रंग का प्रतीक होता है, और ये हमारी संस्कृति रही है ना। तो इसलिए वित्त मंत्री की जो बजट है वो लाल कलर की बैग है या फिर लाल कलर की एक आपको फाइल दिखाई दे रही है। समझ गए? मतलब कि पहले बॉगेट शब्द का अर्थ क्या हमने समझा? चमड़े का थैला। लेकिन अब जो है वो चमड़े के थैले में नहीं बल्कि लाल कपड़े में बजट को लपेट कर रखा जाता है। ऐसा क्यों? आइए और भी गहराई से समझते हैं। यहां देखिएगा, बात है 6 जुलाई 2019, जब पत्रकारों से बात करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि भैया ये जो अपना लाल रंग है ना, ये भारत के किसी भी हिस्से में आप जाइएगा तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बही खाते को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। और ये हमारी परंपरा रही है, ऐसा नहीं कि ये हमने आज से शुरू कर दिया है, ये हमारी परंपरा रही है, वर्षों से चली आ रही है। तो ये हम लोग जानते हैं कि बही खाते को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। भारत के किसी भी हिस्से में ये चीजें आप देख पाएंगे। जैसे कि दक्षिण भारत में ये यहां पर लक्ष्मी पूजा के दौरान इसी तरह के हिसाब किताब की कॉपी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां दीपावली पूजा के दिन अगले ही दिन आपको जो है ना, और असम के बिहू के वक्त जो है वो आपको इस तरह की जो है परंपरा दिखाई देगी। ठीक है ना, कि लोग बही खाते को लाल कपड़े में ही लपेट कर रखते हैं। आगे समझते हैं। कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है। हमने कहा जैसा कि ऐसा नहीं कि आज से हमने शुरू किया, ये तो बरसों से चली आ रही हमारी एक परंपरा है। तो यहां पर देखिएगा, अब ब्रीफकेस में नहीं बल्कि बजट को हम लोग जो है अब किस में रखते हैं? तो लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ये ब्रीफकेस में बजट को रखने हमारी परंपरा नहीं है, ये ब्रीफकेस में बजट को ले जाना हमारी परंपरा नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि बही खाते को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, और ये चूंकि शुभ रंग का प्रतीक माना गया है, तो क्यों ना हम बजट को भी यानी कि जो सरकारी बजट है उसे भी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखें, क्योंकि ये बजट पूरी तरीके से एक अर्थव्यवस्था के लिए दशा और दिशा को तय करती है ना। कमाल की बात। आइए और भी गहराई से समझते हैं। ये कहते हैं कि ब्रीफकेस इसलिए ले जाया जाता है ताकि उसमें रखने के लिए जो कागज है ना वो गिरे नहीं, कागज गिरे नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो गिरे नहीं। और लेकिन अगर कागजों को हम सही तरीके से गिरने से बचाने के लिए ऐसा ही केवल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लाल कपड़े में भी इसे बांध कर रख सकते हैं। अच्छी बात है, अगर लाल रंग शुभ रंग का प्रतीक माना गया है तो क्यों ना हम इस कपड़े में यानी कि लाल रंग के कपड़े में हम बजट को लपेट कर रखें। ठीक है ना। और इसलिए इनका कहना है कि मैंने सोचा कि बजट को भी लाल कपड़े में लपेट कर ही ले जाया जाए। ये इनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने देखिए 6 जुलाई 2019 को पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपना बयान दिया था। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपने देख लिया कि क्यों जो है भारत का बजट अब चमड़े के थैले में नहीं बल्कि लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। कारण मिल गया, वजह मिल गए, सब कुछ पता चल चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकारी बजट अगर आप ध्यान से देखें इस टर्म्स को तो हम इसे केंद्रीय बजट भी कहते हैं, अंग्रेजी में यूनियन बजट कहा जाता है। ठीक है ना, यूनियन बजट कह लीजिए या फिर सेंट्रल बजट कह लीजिए, है ना। कई लोग तो इसे केवल बजट भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो हमारा सरकारी बजट है या गवर्नमेंट बजट है या फिर केंद्रीय बजट है, इसे अंग्रेजी में यूनियन बजट भी कहा जाता है। लेकिन हमारे कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर अगर बजट संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर ये बजट आया कैसे? आइए समझते हैं। यहां देखिएगा
हालांकि ये जो बजट का प्रावधान है पूरी तरीके से बजट नहीं लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कहीं भी भारतीय संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके स्थान पर अब देखेंगे तो एक टर्म इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। इस शब्द का प्रयोग किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कहां मिलेगा तो ये देख लीजिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो आपसे सवाल ये पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट का उल्लेख किया गया है या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अनुच्छेद 112 आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर आपको जो है वो मिल जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए एनुअल की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ष तैयार करने हैं। बजट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर देखिए वित्तीय विवरण की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक देश को यह बताना होगा कि अपना जो खर्चा है, सरकार का जो खर्चा है वो कहां कहां हो रहा है, सरकार आने वाले समय में कहां कहां खर्चे किस तरीके से करने वाली है, पूरा का पूरा यह अनुमानित ब्यौरा यहां पर होता है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 112 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। और यहां पर नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये बातें तो समझ आ गई, लेकिन बजट को हम लोग दरअसल परिभाषित कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए एक देश का वह दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी यानी कि आने वाली वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है ना, कह रहे हैं क्या, एक देश का वह दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी एक वित्तीय वर्ष, अब कहेंगे सर ये भारत का एक वित्तीय वर्ष क्या होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक की जो समय अवधि होती है, उसी समय अवधि को यहां पर क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, वित्तीय वर्ष कहा गया है, या चाहे तो लेखा वर्ष भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। तो इसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, आगामी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार अनुमानित तौर पर पूरी तरीके से बताती है कि हम अपना पैसा कहां कहां खर्च करने वाले हैं, कहां कहां से कितना जो है पैसा प्राप्त करने वाले हैं। तो इसी को दरअसल हम लोग केंद्रीय बजट या फिर यूनियन बजट या फिर सरकारी बजट कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक देश का वह दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्थित रूप से, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया, व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि ये पूरा देश का पैसा होता है, इसीलिए सरकार को एक एक रुपए का बहुत बढ़िया तरीके से हिसाब किताब रखना होगा, कहां पर कितने खर्चा होना है, कहां से कितनी आमदनी आई, सब कुछ का हिसाब बिल्कुल व्यवस्थित रूप से दिखाया जाता है। और ये केवल ऐसा नहीं कि वास्तविक खर्चे दिखा रही है, यहां पर होता है अनुमानित व्यय और अनुमानित आय, ठीक है ना। सरकार ये अनुमान पहले ही लगा लेती है कि हमें किन किन क्षेत्रों पर कितना पैसा खर्च करना होगा, किन किन क्षेत्रों से कितनी आमदनी हमें हासिल होने वाली है, इन सब का अनुमान सरकार पहले ही लगा लेती है, ठीक है, और उसके हिसाब से सारे साधन जुटाने का प्रयास करती है। आइए और भी गहराई से आगे चर्चा करते हैं। यहां पर जानिए कि भारत में जो बजट है ये वित्त मंत्री द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था। ये पहले की बात है, पहले ऐसा होता था कि राष्ट्रपति के समक्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस यानी कि 29 या 30, ऐसा 30 तो नहीं है ना, 28 या 29 ऐसा कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि भारत में बजट जो है ना वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किनके समक्ष, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के समक्ष। कब प्रस्तुत किया जाता है, तो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को, ठीक है ना। यहां पर आगे समझिए, लेकिन 2017-18 की बात करें तो अब फरवरी के पहले ही कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा है। पहले होता था कब, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को, लेकिन वर्ष 2017-18 कह लीजिए या फिर वित्तीय वर्ष 17-18 कह लीजिए, तब से लेकर के ये जो बजट है अपना, ये फरवरी के पहले ही कार्य दिवस को प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया। पहले क्या होता था, शाम के वक्त जो है इसका पूरा अनाउंसमेंट है ना, सब कुछ खुल करके आता था। अब सुबह के 11 बजे आता है। ये भी एक नया सा बदलाव है। चलिए आगे देखते हैं।
ये यहां पर देखिए पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना है बजट, किनको, वित्त मंत्री को, कहां पर, सांसद में, सांसद दो तरह के, लोकसभा, राज्यसभा, यहां पर देखिए बजट प्रस्तुत करेंगे, बात क्लियर, ठीक है ना। लेकिन ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, आगे आपको इसी लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। ये देखिए कह रहे हैं कि जब सरकार बजट को बिल्कुल बजट के अनुसार अगर खर्चे करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है या फिर अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। बजट क्यों तैयार करती है सरकार, आइए इसके पीछे का उद्देश्य समझ लेते हैं तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बजट बनाने के पीछे सरकार का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है, किस मकसद के साथ बजट जो है तैयार किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर कह रहे हैं कि संसाधनों का पुनः वितरण। आप कहेंगे क्या सर, रिसोर्स का एलोकेशन सही ढंग से नहीं हुआ रहता, जो सरकार यहां पर रीएलोकेशन की बात करती है। देखिए भैया, प्रत्येक बार हम ये आपको एक ही चीज कहना चाहेंगे, बार बार कहने से अच्छा है कि देश का जो पैसा है ना, वो किनके हाथ में जाएगा, जो कार्य करता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, जो आर्थिक क्रिया करता है। अब सभी की आर्थिक क्रियाओं पर जो है वो हमेशा से तो नियंत्रण नहीं रहता। आप अभी क्या खरीदने वाले हैं, फलाना व्यक्ति अभी क्या बेचने वाला है, कितनी मात्रा में उसका सामान बिकेगा, इन चीजों पर बेसिकली देखा जाए तो पूर्ण रूप से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बात क्लियर है। लेकिन अब इसी तरीके से यह समझ लीजिए कि आपने हो सकता है कि आज खर्चे ज्यादा कर दिए या फिर इस साल आपका पैसा ज्यादा खर्च हुआ, ऐसा हो सकता है ऐसा कि इस वर्ष आपने आमदनी ज्यादा अर्न किया और खर्चे कम किया। तो कहीं ना कहीं इनमें जो है ना ये हलचल आ रही है और इसी हलचल को नियंत्रित करने के लिए सरकार को जरूरी पड़ जाता है कि संसाधनों का पुनः वितरण किया जाए, उन लोगों के हाथ में रिसोर्स दिया जाए, उन क्षेत्रों पर रिसोर्स दिया जाए जहां पर हकीकत में उत्पादन करने की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि देश में हम लोग आर्थिक आधार पर अगर क्षेत्र को बांटें तो तीन तरीके से बांट सकते हैं। ये तीन तरीका कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्र के अंदर जहां पर आप देखेंगे कि देश के कम कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है, सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का कम पड़ा हुआ है। समझ आ गया, तृतीयक क्षेत्र में लोग कम लगे हुए हैं लेकिन राष्ट्रीय आय में ज्यादा योगदान है। अब इसी बात को समझिए गहराई से, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और इसी वजह से ज्यादातर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। हमारा जो गांव है ना, उसी से मिलकर के अपना ये देश बना हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ये गांवों का देश है, ठीक है ना, ये गांवों का देश है। तो सरकार को यहां पर रिसोर्स एलोकेशन करने होते हैं दोबारा से कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने संसाधन, द्वितीय क्षेत्र में कितने और तृतीय क्षेत्र में कितने संसाधन वितरण किए जाएं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको समझ आ गया, और भी डिटेल में करने वाले आगे। फिर दूसरा क्या है, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच में यहां पर समानता लाने की सरकार कोशिश करती है, क्योंकि एक और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते चला जाता है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते चला जाता है, और दोनों के बीच में फिर बहुत बड़ा फासला हो गया, बड़ा अंतर हो गया। इसी अंतर को कम करने के लिए कह रहे हैं कि सरकार आय और संपत्ति को लेकर के पुनः रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है या फिर पुनः वितरण करती है। फिर आगे क्या है ये देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में स्थिरता। ये जो हलचल है ना देश के अंदर में मचते रहता है ना, कभी डिमांड ज्यादा, कभी सप्लाई ज्यादा, तो हलचल होने की वजह से कीमतों में भी उतार चढ़ाव आता है, ठीक है ना। साथ साथ में कई सारे आर्थिक चर प्रभावित होते हैं, जैसे कि रोजगार, उत्पादन, आय, सब कुछ प्रभावित होता है। क्योंकि ये बड़े स्तर पर हम लोग जान रहे हैं तो इसका मुद्दा आपको गहराई से समझना होगा। डिटेल में करते हैं, आइए यहां पर देख लीजिए। चौथा उद्देश्य कि सरकार के कुछ उद्यम होते हैं, सरकार के कुछ इंटरप्राइजेस होते हैं और उसे भी रेगुलेट करने के लिए सरकार को पूंजी या फिर पैसे चाहिए। तो यहां पर सरकारी उद्यमों का प्रबंधन करना है या फिर मैनेजमेंट करना है तो सरकार का तो पैसा खर्च होगा ही होगा, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल पैसे खर्च होते हैं, बल्कि उन जगहों से सरकार को पैसे प्राप्त भी होते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि यहां पर जो संसाधन का पुनः वितरण है,
आय और संपत्ति का पुनः वितरण है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है, सरकार को जो है ना वो देश के जितने भी सरकारी उद्यम हैं उनको भी चलाना है। तो कैसे जो है एक एक करके आते हैं और विस्तृत ढंग से समझते हैं, ये देख लीजिए। संसाधन का पुनः वितरण क्या लिखा हुआ है कि जब बाजार अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि जब सरकार अगर पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों के भरोसे छोड़ दे कि भैया हमने आपको शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है, पेयजल सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब आप व्यवस्था करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार केवल ऐसा कह देती है तो मालूम ही आपको बाजार अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है पूंजीवादी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा हो सके व्यक्तिगत लाभ कमाया जाए, इंडिविजुअल प्रॉफिट कमाया जाए, सरकार की जो भलाई का सिस्टम है यानी कि जो सामाजिक कल्याण की व्यवस्था है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसीलिए अगर बाजार अर्थव्यवस्था के भरोसे सरकार पूरे देश को छोड़ दे तो फिर जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए। और इसी को देखते हुए सरकार कहती कि नहीं, हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, जब तक हम हैं तब तक दम है। सरकार ये कहती है कि देश के अंदर कुछ मध्यम वर्ग भी रहते हैं, देश के अंदर कुछ गरीब परिवार भी रहते हैं, हम उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि संसाधनों का पुनः वितरण, यानी कि जब बाजार अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर नहीं पाती है तो उस वक्त सरकार बजट के माध्यम से हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, और हस्तक्षेप करके संसाधनों का पुनः आवंटन करती है, रीएलोकेशन करती है रिसोर्सेस का, है ना। और ऐसा करने का प्रयास अगर सरकार कर रही है तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा सरकार का। तो क्या मकसद होता है? ये चाहते हैं कि बेहतर तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए, दो मुद्दे हैं अलग अलग, एक है सामाजिक, एक है आर्थिक। आर्थिक में हम लोग रोजगार को कह लें, उत्पादन स्तर को कह लें, ये सब आर्थिक मुद्दा होगा। लेकिन सामाजिक मुद्दा क्या होगा? लोगों को शिक्षा भी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य भी बेहतर होने चाहिए, लोगों को पेयजल सुविधाएं चाहिए, समझ पा रहे हैं, स्वच्छता भी चाहिए। तो ये सब सामाजिक के अंदर आएगा, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आप सामाजिक के अंदर रख लीजिए, रोजगार, उत्पादन स्तर, ये सब आप आर्थिक मुद्दों के साथ रख लीजिए। क्या देश के अंदर जो निजी कंपनियां हैं वो रोजगार का सृजन नहीं करती हैं? करती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से करती हैं? नहीं, ठीक है ना। इसीलिए सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए भी काम करेंगे। जैसे सरकार देश के अंदर मनरेगा लेकर के आ गई। अब ये किनके लिए पता है? जो अकुशल श्रमिक हैं, जिनके पास किसी तरह की स्किल नहीं है, जिनके पास विशेष तरह का शिक्षण या प्रशिक्षण हासिल नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि अगर आप परिश्रम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि आप अकुशल हैं, लेकिन आप भी कुछ देश के लिए योगदान दे सकते हैं। तो सरकार देखिए क्या लेकर के आ गई? मनरेगा, है ना। तो ये उसी प्रकार की व्यवस्था है, यानी कि सरकार आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है, लोगों की आमदनी में वृद्धि करना चाहती है। समझ गए होंगे। अब यहां पर अगर सामाजिक बात कर लें तो क्या देश के अंदर में प्राथमिक उपचार के लिए या फिर किसी भी तरह के उपचार के लिए मान लीजिए निजी कंपनियां नहीं है? क्या हॉस्पिटल नहीं है देश में? है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्यों आई? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल क्या चाहेंगे? सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ, है ना। मतलब जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना इलाज बढ़िया से नहीं करवा सकेगा। गवर्नमेंट कहती है घबराओ मत, मैं लेकर के आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ऐसा ही जो है सरकार एक उद्देश्य को पूरा करना चाहती है, अगर सामाजिक उद्देश्य, तो सरकार ने क्या लाया अभी फिलहाल? आयुष्मान कार्ड, है कि नहीं। तो यहां पर सरकार के उद्देश्य आपने समझ लिए कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है रिसोर्स का एलोकेशन, क्योंकि सरकार को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य अगर केवल और केवल बाजार अर्थव्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया जाए, केवल निजी क्षेत्रों के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो देश का कभी भी कल्याण पूरी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए रिसोर्स सबको मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसके हिस्से में कितना जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा दूसरा क्या है, यानी कि आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। कि सरकार बजट के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर जो राजस्व प्राप्त हुआ, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने टैक्स की मदद से, उस टैक्स को कहां खर्च करती है? गरीबों पर खर्च करके आर्थिक समानता या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने का प्रयास करती है।
कि हम गरीबों और अमीरों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं देख सकते। इससे देश में छुआछूत, भेदभाव ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। मालूम है एक अमीर वर्ग गरीब वर्ग को ऐसी स्थिति में क्या धमकी देता है, क्या कहता है कि 2 कौड़ी का आदमी नहीं है ना। तो ऐसे में बुरा तो लगेगा भैया, है ना। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। सिर्फ फर्क किस बात की है, तो संपत्ति को लेकर के। फर्क किस बात की है, कि आमदनी को लेकर के, ठीक है ना। तो सरकार कहती है कि ऐसा जो है हम प्रयास करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता बन जाएगी थोड़ी बहुत। पूरी तरीके से तो समानता नहीं आ सकता, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन सरकार बजट के माध्यम से यह प्रयास करती है कि अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, इस उद्देश्य के लिए सरकार बजट में क्या करती है, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करती है, आर्थिक सहायता का प्रावधान करती है यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी, और इसके तहत सरकार अमीरों और गरीबों के बीच में खाई कम करने की कोशिश करती है। साथ साथ में देखिए, कुछ सार्वजनिक कार्य होते हैं यानी कि पब्लिक वर्क्स होते हैं, जहां पर सभी के लिए यानी कि ना अमीरों के लिए, ना गरीबों के लिए, ना मध्यम वर्ग के लिए, बल्कि सभी के लिए समान रूप से वो वस्तुएं उपयोगी होती है। तो कुछ पब्लिक गुड्स भी तैयार किए जाते हैं पब्लिक वर्क्स के माध्यम से यानी कि सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से, ठीक है ना। तो इससे अमीरों और गरीबों के बीच में जो अंतर बना हुआ है वो कम हो जाता है। सरकार क्या करती है, अमीरों से टैक्स वसूलती है और वापस गरीबों के ऊपर में पैसे खर्च करती है, ठीक है। चलो, जिससे कि आय और संपत्ति का समानता लाने की कोशिश होती है सरकार का। एक बहुत बड़ा मुद्दा है बजट बनाने के पीछे क्या मकसद है सरकार का। देखिए, देश के अंदर जो मांग है किसी भी वस्तु का, जो पूर्ति है किसी भी वस्तु का, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और इसीलिए लोगों की आमदनी, रोजगार, उत्पादन स्तर, ये सब कुछ बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक उथल पुथल यानी कि इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन। बिल्कुल समुद्री लहर की तरह ये होता है। अब यहां पर आप समझेंगे कि हमारा जो समय अवधि है वो लिखा गया यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर में लिखा गया है समय अवधि या फिर टाइम पीरियड को, लेकिन वाई एक्सिस पर आप जीडीपी को लिख सकते हैं या फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, जो कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये फ्लैक्चुएट होता है। ये कभी ऐसे हलचल मचते हुए जाता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन सीधा गया है, असल में देश की तरक्की ऐसे ही होनी चाहिए। इसको हम आइडियल कर्व कह सकते हैं। ये हमारा आइडियल कर्व है। बिल्कुल आपको बाइक कैसे चलाना चाहिए, बिल्कुल रास्ते में सीधा चलिए, जैसा सड़क है वैसा ही, ठीक है ना, बात समझ रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधी सड़क पर भी हम लोग टेढ़ा मेढ़ा करके चलाते हैं। क्या इसका कोई भरोसा है कि आगे जाकर के किस गड्ढे में आप गिरोगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर देश के अंदर में ये हलचल ज्यादा होगा तो समझ सकते हैं कि इसका मतलब कुछ भी देश में ठीक नहीं चल रहा, हलचल बहुत ज्यादा है। इस फ्लैक्चुएशंस को कम करने हैं, यानी कि ये जितना ज्यादा इस स्ट्रेट लाइन के आसपास से होकर के गुजरेगा, देश की स्थिति उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस ज्यादा नहीं है, बात समझ आया। तो ये आपने देखा। अभी हमने जो फ्लैक्चुएशंस करवाया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और अच्छे से दिखे। ये यहां पर समझिए, ये जो लाइन है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन लाइन, ठीक है ना। लेकिन रेड लाइन से दिखाते हैं आपको मैं। ये देखो, फ्लैक्चुएशन मान लो ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत कम हो रहा है, इतना तो होगा ही धीरे धीरे करके, है ना। ये जरूरी थोड़ा ना कि बिल्कुल स्मूथ चला जाएगा देश की अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की स्थिति ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वो हल्का फुल्का हलचल तो मचाएगा ही मचाएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भैया ये हालत जो है ना ऐसी है, मान लो ये फ्लैक्चुएशन ऐसे है, तो अभी आप देख पा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हलचल ज्यादा है। मैं थोड़ा और ज्यादा कर देता हूं, ये देखो, समझ पा रहे हो। अगर और ज्यादा कर देता हूं, बिल्कुल ऐसा, और ज्यादा कर देता हूं, समझ पा रहे, तो ये ज्यादा हलचल देश के लिए ठीक नहीं होता। इसी हलचल को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, आइए देखते हैं। सरकार का प्रयास देख लो। कह रहे हैं क्या कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की कोशिश होती है बजट के माध्यम से, यानी कि आर्थिक उथल पुथल का आर्थिक विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जो इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस आता है ना देश के अंदर, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है देश के विकास के ऊपर। क्योंकि अगर आप यहां पर टॉप लेवल पर देख रहे हैं, जिसे हम पीक लेवल कहते हैं, तो इसका मतलब है बहुत उच्च स्थिति में देश बना हुआ है। अब कहेंगे सर ऐसे में क्या होता है, तो देखिए भैया, जब यहां पर सब कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब आय, रोजगार, उत्पादन का स्तर सब कुछ बढ़ रहा होगा।
लेकिन साथ साथ में वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हो रही होगी। ये बात चलिए सर ठीक है, क्योंकि आमदनी भी बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो अच्छा मुद्दा है। चलो, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही धीरे धीरे करके डिमांड कम होना शुरू होता है देश के अंदर, तो उत्पादन भी कम होने लगेगा। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट का, तो फिर हमारा क्या होगा? रोजगार का स्तर नीचे चला जाएगा, आमदनी का स्तर नीचे चला जाएगा, और इसी स्थिति को यहां पर बोला जाता है सुस्ती की अवस्था, जिसे हम रिसेशन कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं इसको? हिंदी से कहते हैं सुस्ती की अवस्था। समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या है, ये देख लीजिए पीक लेवल पर है, दैट मीन्स कि इसको आप कहेंगे तेजी की स्थिति। ऊपर में चला गया, क्या है? तेजी की स्थिति है। लेकिन क्या सर ये घटते घटते इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है? ये लाइन से भी नीचे चला गया। ऐसी स्थिति को यहां पर बोला गया है थ्रो। दैट मीन्स कि आप इसको चाहें तो मंदी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? मंदी, यानी कि डिप्रेस्ड हो गई इकोनॉमी, मार्केट ठप हो गया है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसी स्थिति होने के बाद भी धीरे धीरे करके स्थितियां सुधार आती हैं, और यहां पर जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, सब कुछ नीचे चला गया था, लोगों की आमदनी घट गई थी, रोजगार का स्तर घट गया था। लेकिन जब धीरे धीरे रिकवरी हुई, धीरे धीरे फिर अच्छी स्थिति पकड़ा, तो वही रिकवरी यहां पर जाना जाएगा, यानी कि अब धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है, विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मंदी के बाद, यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट के बाद जो उठाव इधर उभरा हुआ नजर आ रहा है ना, उभरा हुआ नजर आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं दरअसल रिकवरी, यानी कि पुनरुत्थान। क्या कहते हैं? पुनरुत्थान कहते हैं। समझ आ गया? और यहां पर जैसे ही फिर से अर्थव्यवस्था एक अच्छी स्थिति में पहुंचती है, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों के उत्पादन, देश का उत्पादन स्तर, रोजगार का स्तर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये स्थितियां फिर से आ जाती हैं। मतलब ना ही हमारे लिए तेजी बढ़िया है, ना ही मंदी बढ़िया है ना, ना ही सुस्ती बढ़िया है, और पुनरुत्थान तो बढ़िया होता ही है किसी भी देश के लिए। तो यहां पर देखिएगा, ना तेजी बढ़िया है ना मंदी बढ़िया है, बस स्टेट अगर डेवलपमेंट हो, स्मूथली अगर डेवलपमेंट हो, स्मूथली अगर उत्पादन का स्तर हो, स्मूथली अगर रोजगार का स्तर हो, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन हलचल मचते हुए हो, ये ठीक नहीं है, और इसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट यहां पर। तो क्या कह रहे हैं कि आर्थिक उथल पुथल का आर्थिक विकास के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और इसीलिए सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करती है, ताकि जो वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़े हुए हैं या फिर बहुत तेजी के साथ घट गया है, उसको स्थिरता बनाए रखा जा सके, उसे बिल्कुल स्टेबल किया जा सके। तो यहां पर यह बात समझ गए हैं, जिससे कि रोजगार के प्राप्त अवसरों का सृजन भी हो सकेगा। क्योंकि रोजगार का स्तर कहीं ना कहीं इस मामले पर निर्भर करेगा कि देश की हलचल ये कितनी ज्यादा या कितनी कम है। क्योंकि आपने देखा है मंदी की स्थिति में क्या हो गया था, जब कोविड आया देश के अंदर में, तो वैसी स्थिति में जो है देश बहुत स्लो डाउन पकड़ लिया, रोजगार घटने लगे थे, उत्पादन का स्तर कम होने लगा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फिर रिकवरी की स्थिति आई, धीरे धीरे स्थितियां जो है वो ठीक होने लगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो सरकार बजट इसीलिए तैयार करती है ताकि जो हलचल है उसे कम किया जा सके या नियंत्रित किया जा सके। आगे देखो, कह रहे हैं कि सरकारी उद्यमों का प्रबंधन। देखिए, देश के भीतर हम जानते ही हैं, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझा जाए तो अपना ये जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, दोनों मिल करके देश की आर्थिक तरक्की करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि देश को कुछ स्पेशल चीजें चाहिए जो कि निजी क्षेत्र नहीं कर सकता, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, तो ऐसे में सरकार अपना उद्यम स्थापित करती है। ठीक है, और सरकार अगर अपना उद्यम स्थापित कर ली तो आपको मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर रोल आया है, सरकार ने अपनी जो है वो कंपनियों को स्थापित करा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर निजी क्षेत्र के होने के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र भी है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। और सरकार का अगर कोएग्जिस्टेंस हो गया निजी क्षेत्र के साथ, तो निजी क्षेत्र का अपना एक मकसद होता है, व्यक्तिगत लाभ कमाना। लेकिन सरकार का मकसद लाभ कमाना नहीं होता, जन कल्याण करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत
बहुत से उद्योग धंधों को स्थापित करती है जो कि जनता के हित के लिए होता है। तो यहां पर जनता के हित के लिए उसका मैनेजमेंट भी तो करना होगा, उसका प्रबंधन भी तो करना होगा और साथ साथ में उसका नियंत्रण भी तो करना होगा। तो इसलिए जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है पब्लिक इंटरप्राइजेस का, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करेगी, इसे कंट्रोल करेगी, तो इसके लिए भी कुछ रिसोर्सेस चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, और वो पैसे के लिए फिर सरकार बजट को बनाती है, जिससे कि यह अनुमान पता चल जाता है सरकार को कि कहां पर कितने पैसे हमारे खर्च होने वाले हैं, कहां से कितनी आमदनी हासिल होने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो पूरा का पूरा ये आपने देख लिया कि यहां पर 4 अलग अलग मकसद था बजट बनाने के पीछे। और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, ये लीजिए, बजट का अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट का पूरा स्ट्रक्चर ही यहां से समझ आ जाएगा। देखिए, सरकार जो बजट बनाती है ये किन तरीके से विभाजित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। सरकार के हाथ दोनों तरफ से हैं। सरकार एक तरफ जो है वो आमदनी प्राप्त करती है, तो सरकार दूसरे तरफ पैसे को खर्च भी करती है, बिल्कुल आम जनता की तरह, है ना। तो यहां पर देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आमदनी के तहत यानी कि सार्वजनिक आय 2 तरीके से हो सकता है सरकार को, एक हो सकता है राजस्व आय और एक होता है पूंजीगत आय, ठीक है ना। एक है पूंजीगत आय और एक क्या है, राजस्व आय। ध्यान दीजिएगा, राजस्व आय कहने का मतलब है सरकार को जो टैक्स से प्राप्त हुआ या फिर नॉन टैक्स या फिर गैर कर से प्राप्त हुआ, मतलब कुछ ऐसा पैसा है सरकार के पास जो कि जनता ने चुकाया और जनता को उसके बदले में कोई विशेष सुविधा नहीं मिलने वाला है प्रत्यक्ष रूप से। अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो ये क्या आशा किया जाता है कि सरकार भी मुझे कुछ देगी? प्रत्यक्ष रूप से सरकार कुछ भी नहीं देती टैक्स पे करने वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो यहां पर ये जो कर राजस्व है ये हम लोगों ने यानी कि जनता ने चुकाया है गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसके लिए सरकार को कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। लेकिन गैर कर कहने का मतलब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि फीस, फाइन, ये सब जो होता है ना, ये गैर कर होता है, ये टैक्स नहीं है। अगर आपको सुविधाएं सरकार की चाहिए तो हो सकता है कि कुछ छोटा बहुत शुल्क लगे, चार्ज लगे। अगर आपने जो है सरकार से उधार कुछ लिया है, हो सकता है ब्याज लगे, है ना। या आप यहां पर ब्याज नहीं, फीस लिखो, ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे। ये ब्याज अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं फी, शुल्क तो लिखा ही है ना, शुल्क तो लिखा ही है, तो फिर रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, गैर कर में और क्या शामिल कर सकते हैं, जुर्माना शामिल कर दीजिए, ये बढ़िया है जुर्माना, क्योंकि कई बार आप पर बड़े फाइन लगाए जाते हैं, है ना। कुछ गलतियां आपने कर दी देश के भीतर, लग गया फाइन आपके ऊपर, तो यहां पर आप जुर्माना लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या लिख देता हूं, जुर्माना, ठीक है, समझ पाए। तो ये सरकार को प्राप्त होता तो जरूर है, सरकार को पैसे प्राप्त हो गए, लेकिन सरकार को ये देना आवश्यक नहीं होता जब तक कि सरकार की सुविधाएं आपको नहीं चाहिए या फिर जब तक कि आपने गलती ना कर दिया हो, ठीक है ना। तो ये बातें समझ आ गई कि एक होता है सर कर राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना। और ये यहां पर मैं इसे भी हटा देता हूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये गलती से आ गया इसमें। चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया है कि शुल्क हो या फिर फीस कह लीजिए, जुर्माना कह लीजिए, ये सब होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन टैक्स रेवेन्यू 2 तरह की होगी, एक होता है प्रत्यक्ष कर, आप लोग जानते ही हो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अभी इस पर चर्चा भी करेंगे आगे, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इधर देखिए खर्चे की तरफ, सरकार जो पैसे खर्च करती है उसमें से राजस्व खर्च यानी कि सरकार की ये भूमिका के तहत पैसे खर्च करने ही होंगे, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए, जैसे हमने कहा कि देश के भीतर अमीर, मध्यम और गरीब तीनों तरह के लोग रहते हैं। सरकार को बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझ करके अपना पैसा खर्चा करना होता है। तो यहां पर सरकार कुछ हॉस्पिटल बनाएंगी, रोड बनाएंगी, है ना, स्कूल तैयार करेंगी। इस तरह के जो खर्चे हैं उसको हम राजस्व खर्च कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इन खर्चों को हम पूंजीगत खर्च के साथ कैसे समझते हैं, विस्तार से जाएंगे। यहां पर सबसे पहले योजनागत खर्च,
मतलब सरकार पहले योजना तैयार करती है फिर पैसे खर्च करती है। तो ये राजस्व व्यय उस तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि सरकार ये पैसे खर्च करेगी ही करेगी, भले ही वहां से बाद में कुछ हासिल हो या ना हो। लेकिन पूंजीगत खर्चा वो खर्चा है जहां सरकार पैसे तो खर्च कर देती है, लेकिन सरकार को एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि कुछ ना कुछ कमाई भी होगी। और सरकार ये जो पैसा खर्च करती है राजस्व व्यय, ये पैसा तो खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन यहां से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता गवर्नमेंट को कि हमको वहां से रेवेन्यू मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये अंतर है बेसिकली। तो ये जो खर्चा है राजस्व खर्च, ये बेसिकली दो तरह का होगा, एक योजनागत और एक गैर योजनागत। मतलब कुछ योजनाएं बना बना करके पैसे खर्च किए जाते हैं और कुछ गैर योजनागत होता है, मतलब योजनाएं पहले से तैयार नहीं था, अचानक से कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसके ऊपर अब हमारा कुछ पैसा खर्च होना है। जैसे अचानक से जब कोविड आया, वैक्सीन बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि कोविड आएगा, वैक्सीन बनाएंगे, है ना, पैसे खर्च होंगे? नहीं, ठीक है। तो ये गैर योजनागत व्यय होता है, ठीक है ना। मतलब अचानक से एक्सीडेंटल जो पैसे खर्च हो जाते हैं, कहीं राहत बचाव के लिए, यहाँ ये हादसा हो गया, वहां वो हादसा हो गया, वहां राहत बचाव कार्य के लिए सरकार ने इतने पैसे खर्च कर दिए, ये सब क्या हैं? ये हैं गैर योजनागत व्यय, ठीक है ना, समझ गए। पूंजीगत व्यय के तहत दो तरह की चीजें होंगी, यहां पर भी योजना बना करके, और गैर योजना व्यय, ये भी दो तरह का होगा। मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है बजट के अंदर। अब आइए एक एक करके समझते हैं। ये सार्वजनिक आय आपने क्या जानना है? सार्वजनिक आय या फिर पब्लिक इनकम, पब्लिक रेवेन्यू, जो भी आप कह लें, ये दरअसल होता क्या है? सरकार को जो पैसे प्राप्त होने वाले हैं अनुमानित तौर पर, ध्यान से सुनिएगा, सरकार को जो पैसे अनुमानित तौर पर प्राप्त होने वाले हैं, कहां कहां से प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि सरकार को विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसका कुल योगफल सार्वजनिक आय या फिर पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है। सरकार को टोटल पैसा प्राप्त हो गया, अलग अलग स्रोतों से पैसा प्राप्त हो गया, और ये अलग अलग स्रोत यहां पर इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और ये क्या तरीका रहेगा? तो सबसे पहले कर संबंधी आय, इसके अंतर्गत आयकर यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम निगम कर कहते हैं, है ना, जो कंपनियों के लाभ पर वसूला जाता है, तो कंपनियों के लाभ पर लगाया गया टैक्स क्या होता है? निगम कर होता है। व्यक्तियों की आमदनी पर लगाया गया कर आयकर है ना, तो इनकम टैक्स है। उपहार कर, इसी प्रकार से बिक्री कर, मनोरंजन कर यानी कि इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इस तरीके से जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें आप जीएसटी को भी शामिल कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो कर संबंधी आय हो गया। लेकिन जो गैर कर संबंधी आय है, ये आपका टैक्स नहीं है, ये तो गैर कर कह रहे हैं, जिसमें कि फीस, जुर्माना, ये सब चीजों को शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर आपने गलती किया, है ना, देश के नियम कानून को तोड़ा, जुर्माना भरना पड़ेगा। वो जुर्माना कहां जाएगा? सरकार के हाथ में, ठीक है। फीस कब देनी होगी? जब सरकार की सेवाएं चाहिए। तो सरकार की सेवा को लेने के लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री देती है, कुछ कुछ सेवाओं को हो सकता है कि बिल्कुल फ्री कर दे, लेकिन कुछ सेवाओं पर कुछ ना कुछ उसके न्यूनतम शुल्क होते हैं। उस शुल्क हम लोग जो भरते हैं उसको हम लोग गैर कर संबंधी आय कह सकते हैं। समझ आ गया होगा? चलिए, तो अब हम लोग व्यय की तरफ समझते हैं। देखिए, देश का जो पैसा है वो सरकार अलग अलग योजनाओं पर, अलग अलग कार्यक्रमों पर पैसे खर्च करेगी, लेकिन ये भी अनुमानित होगा, ठीक है, एस्टिमेटेड होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय या फिर सार्वजनिक व्यय का मतलब उन सभी खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय या फिर राज्य या फिर स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है। मतलब कि सरकार का पैसा कहां कहां खर्च होता है, बेसिकली ये समझिए। तो सरकार का जो पैसा है वो कुछ केंद्र सरकार खर्चे करती है, कुछ राज्य सरकार खर्चे करेगी, कुछ स्थानीय सरकारें खर्चा करती हैं। तो इस तरह से तीन अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया गवर्नमेंट का, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये तो पैसा खर्च करेंगे ही, लेकिन किन किन चीजों पर? तो इनका अपना अपना प्रशासन पर खर्च होता है, उसके अलावे सामाजिक कल्याण, सामाजिक भलाई के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, कुछ आर्थिक विकास के लिए पैसे खर्च होंगे, और कुछ अन्य देशों को सहायता देने पर पैसा खर्च होगा। हाँ, दूसरे देशों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, या फिर उन्हें आवश्यकता पड़ गई तो उन्हें उधार भी पैसे देती है। उसी को बेसिकली यहाँ पर कह रहा है
अन्य देशों को जो सहायता दिया गया, ये अन्य देशों को जो पैसे दिए गए, वो सब सारा पैसा भी हमारा खर्चा ही जाएगा गवर्नमेंट के हाथ में। अब देखो सरकार का पैसा तो खर्च हुआ इन सभी जगहों पर, तो कह रहे हैं कि कार्य के आधार पर, है ना, कार्य के आधार पर सार्वजनिक खर्चे को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने टैक्स के बारे में क्या कहा है ये तो हम लोग आगे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक व्यय को अलग अलग तरीके से विभाजित करा है। देखिए एक 3 अलग अलग जो है खर्चे इन्होंने बताया है। सबसे पहले सुरक्षा के ऊपर खर्च, ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर जो शब्द है आप जानते ही हैं। साथ साथ में सुरक्षा, है ना, ये खरीदने पर या फिर न्याय, जेल, ये सब की व्यवस्था की जाती है जो, तो इन सभी जगहों पर जो पैसा खर्च हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुरक्षा पर खर्च। ठीक है ना, ये सारी चीजों पर किए गए खर्च। ठीक है, आगे देखिएगा व्यवसायिक खर्च, इसमें क्या होता है, रेल, सड़क, राष्ट्रीय मार्ग, ये सब जो चीजें तैयार की जाती है, राष्ट्रीय मार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, है ना, ट्रेन पटरियां बिछानी होती है सरकार को, तो ये सब सारा खर्च व्यवसायिक खर्च होता है, क्योंकि ये पैसा खर्च करने के बाद सरकार एक तरीके से एक्सपेक्टेशन करती है, भैया, है ना, भैया मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे तो पैसा चाहिए, तो ये जो है पैसा वही है। ठीक है ना, ये पैसा वही है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास व्यय मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पर, ये सब जो पैसा खर्च हो रहा है ये डेवलपमेंट के ऊपर में खर्चा है, क्योंकि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इन चीजों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, कार्यशील जनसंख्या के अंदर कुशलता होता है, बेहतर तरीके से वो देश में अच्छा तरीके से योगदान दे पाते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहां पर छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे। अब कह रहे हैं कि जिस व्यय से संपत्ति का निर्माण नहीं होता है उसे हम राजस्व व्यय कहेंगे। संपत्ति का निर्माण नहीं होता इससे सरकार का, हाँ, देश की भलाई के लिए पैसे खर्च तो सरकार कर देती है, लेकिन इसी से किसी भी प्रकार का एसेट या फिर किसी भी प्रकार का संपत्ति क्रिएट नहीं होता गवर्नमेंट का, ध्यान रखेंगे। तो वह खर्चा जिससे कि संपत्ति का निर्माण नहीं होता उस खर्चे को हम लोग राजस्व खर्च कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वह खर्चा जिससे कि, है ना, संपत्ति का निर्माण नहीं होता, संपत्ति का निर्माण नहीं होता उसे हम राजस्व खर्च कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे कि सरकारी विभागों के सामान्य संचालन के लिए व्यवस्थित करना है देश को सही तरीके से, तो शासन प्रशासन पर कुछ पैसे खर्च होंगे। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की वसूली या फिर अदायगी, है ना, दिए गए नहीं बल्कि लिए गए, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी, ये भी खर्चा है, क्योंकि ये खर्चा है तो इसलिए संपत्ति का तो कोई क्रिएशन होना नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखो, सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, ये भी क्या है, यहां से भी सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना, तो ये सारी खर्चे जो है वो किस नाम से जाना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से या फिर राजस्व व्यय के नाम से। ठीक है ना, मतलब ये पैसा सरकार ने खर्च कर दिया देश की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए। सरकार को यहां से किसी भी तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि हमें कुछ हासिल होने वाला है या कुछ मिलने वाला है। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये गवर्नमेंट पैसे प्राप्त करती है, गवर्नमेंट पैसे प्राप्त करती है। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होती है। जैसे कि टैक्स जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, है ना, इस साल का मान लो 2024-25 में गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिलने वाला है, कुछ नॉन टैक्स मिलने वाला है। ये सरकार की क्या है, ये सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है ना, इसके लिए सरकार कोई पैसे खर्च नहीं करती। ठीक है ना, यहां पर देखिएगा कह रहे हैं क्या कि इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चालू खाता कहने का मतलब जो इसी वर्ष लेन देन होने हैं। लेकिन यहां पर चूंकि सिर्फ प्राप्तियों की बात हो रही है, तो मान लीजिए 2024-25 में सरकार को कुछ टैक्स भी मिले, कुछ नॉन टैक्स भी मिले, गैर कर जिसमें कि फीस फाइन की बात कर रहे थे हम लोग। अब क्या कह रहे हैं कि जिनसे ना तो सरकार की देनदारियां उत्पन्न होती है ना, और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, क्योंकि सरकार की परिसंपत्तियां तब कम होती है ना जब सरकार को बेच करके आय प्राप्त करना हो, है ना।
तो यहां पर तो सरकार कोई संपत्ति बेच नहीं रही है, सरकार को ये पैसे कहां से प्राप्त हो रहे हैं, या तो टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से। इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, अल्पकालिक होती है, शॉर्ट रन होती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है ना। तो ये समझ गए आप, है ना, कैसे हमने जो वो डील करा। अब देखिए ये कुछ लिस्ट हैं जहां से सरकार को पैसे प्राप्त हो जाता है, राजस्व प्राप्तियां या फिर राजस्व आय। सबसे पहले तो टैक्स और फिर नॉन टैक्स, ये दोनों चीजें तो क्लियर है। फिर देखिएगा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित आय, जैसे कि हमने कहा कि सरकार कुछ अपना जो फर्म है उसे एस्टेब्लिश करती है, वहां लोगों को रोजगार भी मिलते हैं, तो इस तरीके से सरकार को वहां से कुछ आमदनी भी हासिल होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जो अर्जित आय है वो यहां पर शामिल हो गया राजस्व आय के अंदर, क्योंकि इसके लिए सरकार को अपनी परिसंपत्तियां बेचनी नहीं पड़ी। ठीक है ना। आगे देखो, कह रहे कि सरकार द्वारा लिए गए, सरकार द्वारा, अच्छा ठीक है, लिए गए नहीं, अब यहां पर होगा दिए गए। तो सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज, यानी कि सरकार ने किसी को उधार दिया था, किसी को कहने का मतलब हो सकता है दूसरे देशों को उधार दिया होगा, वहां से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वापस से, रेवेन्यू नहीं कह सकते दरअसल को, ब्याज कह सकते हैं, है ना। तो वो ब्याज को हम लोग कहां शामिल करेंगे, राजस्व प्राप्तियों के अंदर, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, सीधे सीधे समझो कि सरकार ने कुछ पैसे खर्च किए थे, अब यहां पर सरकार को कुछ प्राप्त भी होने हैं। अब कैसा प्राप्ति है, ये दीर्घकालिक है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां या फिर जिसमें कि परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हुआ हो, यानी कि सरकार ने कुछ अपनी परिसंपत्ति को बेच दिया और फिर प्राप्त किया हो, क्या है वो, कैपिटल रिसिप्ट है। सरकार की परिसंपत्तियां बिक्री होने का क्या मतलब है, देखिए सरकार कुछ अपना हिस्सा निजी हाथों में सौंप देती है, जिसे एक तरीके से हम लोग प्राइवेटाइजेशन कह देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इस मॉडल को समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार अगर कोई अपनी परिसंपत्ति बेच रही है और वहां से कुछ पैसे हासिल कर रही है, तब वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो अपनी पूंजी था उसे बेच करके सरकार ने पैसे प्राप्त किए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण सरकार की देनदारियां या फिर लायबिलिटीज में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सरकार को यहां पर लायबिलिटीज में वृद्धि होने का मतलब है कि सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं और जिससे कि वो अपना संचालन अच्छे से कर सकती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है दीर्घकालिक होती है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही कैपिटल रिसिप्ट हुआ है। ठीक है ना, एक तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं। आगे देखोगे ये जो पूंजीगत खर्चा है, अब इसी की चर्चा अभी कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब सरकार ने पैसे एक बार खर्च कर दिए। इस बात को ध्यान रखते हुए कि हाँ 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तक हमें जो है यहां से धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ पैसे प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे खर्चे जो हैं सरकार के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार ने अपनी पूंजी लगाई है और जहां हम पूंजी लगाते हैं वहां से लाभ तो कमाना चाहते ही हैं, तो ऐसा सरकार भी चाहती है। समझ आ गया। देखो तो कह रहे हैं कि सरकार भूमि, मकान, मशीनरी, उपकरण, है ना, शेयर्स में निवेश, इस तरह के जो पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट, यहां पर इससे परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है ना। तो यहां पर समझिएगा ध्यान से कि भूमि, मकान, मशीनरी, उपकरण यानी कि औजार छोटे छोटे जो होते हैं, इसके अलावा शेयर में इन्वेस्टमेंट, है ना, उसके अलावा संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च को यहां पर पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत खर्चा क्या हो गया सर, सरकार का ऐसा खर्चा जहां से सरकार को दोबारा से कुछ ना कुछ तो पैसे हासिल होगा ही होगा, लेकिन दीर्घ काल में हो सकता है, धीरे धीरे करके हो सकता है ये हासिल हो। ठीक है, आगे आइए। देखिए सरकार को यहां पर क्या फायदा होगा या फिर आम जनता को क्या लाभ होगा, क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट तैयार करती है, उसके पीछे हम लोगों ने मकसद तो समझ लिया, है ना, लेकिन इसके लाभ क्या है, फायदा कहां है इसका, ये तो बता दो, है ना, क्या हमें फायदा होता है बजट से। देखिए सरकार को तो यहां पर लाभ होता ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर सरकार अपना विश्वास जनता के सामने बनाए रखना चाहती है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि जो भी सरकार ने पैसे गवर्नमेंट ने जो पैसा टैक्स या नॉन टैक्स के तौर पर प्राप्त किया है और कहां कहां पर पैसे कितने खर्च किए हैं, वो जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दे, तो जनता को विश्वास हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे जगहों पर पैसा सरकार ने खर्चा किया, भाई इससे तो देश की तरक्की होगी, जनता खुश। समझ पा रहे हो, अगली बार सरकार फिर से उन्हीं की बनेगी। तो यहां पर ऐसी व्यवस्था हो जाती है सरकार के लिए। कह रहे हैं कि सरकार अपनी राजकोषीय नीति को
बजट द्वारा ही प्रस्तुत करती है। सरकार क्या पॉलिसी लेकर के आती है पूरे देश के लिए? राजकोषीय नीति। ध्यान रखिएगा, सरकार जो देश के लिए आर्थिक नीति तैयार करती है उसी आर्थिक नीति का नाम है राजकोषीय नीति। ये केंद्र सरकार तैयार करती है, राज्य सरकार भी तैयार करती है, ठीक है ना। तो एक केंद्रीय जो नीति होती है यहाँ पर, केंद्रीय आर्थिक नीति, इसको नाम दिया गया है दरअसल राजकोषीय नीति, जो कि सरकार तैयार करती है, ये समझ लो। तो बजट द्वारा ही ये प्रस्तुत करती है। सरकार की आमदनी और खर्च, आय व्यय की योजना, ये सब कहां होता है? बजट में होता है। और पूरी तरीके से इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहती है गवर्नमेंट, तो पूरी तरीके से इसको मेंशन भी तो करना होगा व्यवस्थित तरीके से कि कितना खर्चे करने वाली है, कितना आमदनी हासिल होने वाली है, सबका अनुमानित आय व्यय बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर लेती है और उसको दिखा देती है जनता के सामने। आजकल तो सरकारी जो बजट है ना, सरकारी जो बजट है ना, उसी में अर्थव्यवस्था की पूरी नीति पता चल जाता है कि सरकार आगे एक वर्ष में क्या करने वाली है, ठीक है ना। इसी से देश का जो आर्थिक दशा है वो तय हो जाता है कि हमारा सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिति क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स पहले ही डील हो चुके थे। अब देखो आगे, विधानसभा को लाभ। अब इसमें क्या फायदा भाई? कह रहे हैं कि बजट द्वारा सरकार अपनी राजकोषीय नीति के प्रस्ताव को विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब इससे फायदा क्या होगा? कह रहे हैं कि इससे विधानसभा की सभी सदस्यों को सरकार की नीति, आय व्यय की पूरी जानकारी, सब कुछ हो गया है ना, सबको जानकारी पता चल गया कि सरकार आगे एक वर्ष में क्या क्या करने वाली है, कहां कहां कितने पैसे खर्च करने वाली है, कहां से अपनी आमदनी जुटाने वाली है, सब कुछ पता चल गया है ना बजट से ही। तो इस प्रकार सभी बातों की जानकारी बजट द्वारा प्राप्त करने के बाद विधानसभा में सरकार की राजकोषीय नीति को पारित करती है कि पूरा अब एक साल के लिए हमारा नीति कैसा चलेगा, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि अतः विधानसभाओं के लिए भी बजट का विशेष लाभ है, विशेष महत्व है। अगर समझिए पूरे देश की जनता को यह बताना हो कि सरकार ने बिल्कुल योजना बढ़िया तरीके से तैयार करा है, यहां पर इतने पैसे खर्च किए हैं, यहां से इतनी आमदनी हासिल करी है, ये सब चीजों की जानकारी अगर हर जनता को हो जाए तो इसका मतलब है वो अपने सरकार के प्रति बिल्कुल सोचा समझा इंसान है, उसे मालूम है कि हमारी सरकारें अच्छी काम कर रही है या नहीं कर रही है, और फिर से अगली बार जब सत्ता में उसे लाना हो तो हम लोग अपना वोट दे करके उसे ला सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसलिए सिर्फ ये ना देखें कि हमारा जो सामाजिक या फिर धार्मिक मुद्दा है, इसके अलावे ये भी तो जानना होगा कि आर्थिक मुद्दों पर सरकार ने क्या किया हमारे लिए, ठीक है ना। उसको देखते हुए भी हम उन्हें वोट करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, नागरिकों और करदाताओं को विशेष तरह का लाभ हो जाता है बजट से। अब ऐसा क्यों? अगर सरकार को हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का पैसा अगर सरकार सही ढंग से इस्तेमाल करती है तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सरकार अगर बजट के माध्यम से पैसे खर्च करेगी, जैसा योजना बनाई है वैसा खर्चा करेगी, तो देश की आर्थिक तरक्की तो पक्की है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि नागरिकों एवं करदाताओं को बजट द्वारा ही सरकार की पूरी आर्थिक नीति, पूरी वित्तीय गतिविधियों का पता चलता है। इसी के द्वारा यानी कि बजट के द्वारा ही यह पता लगाने में सक्षम होते हैं हर एक व्यक्ति कि सरकार अपनी राजस्व यानी कि अपना जो पैसा है वो किस प्रकार से और किन स्रोतों से प्राप्त करती है, कहां कहां से सरकार ने कितने पैसे प्राप्त किए, और यह भी पता चल जाता है कि सरकार ने अपना पैसा या फिर अपना राजस्व कहां कहां पैसे खर्च कर दी है, ठीक है ना, समझ गए। नागरिकों एवं करदाताओं को बजट द्वारा सरकार की आलोचना करने का या फिर सरकार का विरोध करने का, सरकार का आलोचना और विरोध करना भी जरूरी होता है। सरकार ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसका जांच पड़ताल असल मायने में कौन करता है? व्यवहारिक मायने में जनता फैसला करेगी, आम जनता फैसला करेगी। अगर अच्छा किया है तो फिर से उसी की सरकार बनेगी, अच्छा नहीं किया है ना, समझ रहे हो। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो गई। तो यहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों को जो अवसर मिलता है ना सरकार की आलोचना करने का, सरकार का विरोध करने का, ये कहां से? जब बजट की जानकारी हो जाती है ना। सरकार ने अच्छा किया कि बुरा किया, हम किसी एक दो चीजों पर बात करके फैसला नहीं सुना सकते।
बहुत सारे मुद्दे होते हैं देश के अंदर, गरीबी में कितनी कमी आई, महंगाई को कितना कंट्रोल रखा गया, है ना, रोजगार सृजन हुआ या नहीं, देश का उत्पादन स्तर पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा, देश में पहले की अपेक्षा साक्षरता दर में वृद्धि हुई या नहीं, लोगों के स्वास्थ्य बेहतर हुआ या नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जो किसी भी प्रजातंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों की बात करें तो क्या होगा, प्रजा यानी कि जनता, और जनता के हित में अगर सारे काम किए जा रहे हैं, जनता के हित में सारे काम अगर किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए तो अच्छा स्थिति है और हमारे जो लीडर हैं वो ठीक हैं। लेकिन अगर जनता के हित में सारे काम नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि सरकारें जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना काम, अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा रही है। इस वक्त जनता को आलोचना करनी चाहिए सरकार के लिए और उनका विरोध भी जताना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया और ये अपना राजकोषीय घाटा। ठीक है, सरकार को जो कुल आमदनी होती है ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट खर्चे तो करती है, लेकिन अगर कुछ पैसा खर्चा इस प्रकार से हो जाए कि सरकार को जितनी आमदनी कुल हुई थी उसकी तुलना में सरकार का पैसा ज्यादा ही खर्चा हो गया, अब सरकार को घाटा लग जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब कि सरकार को कुल आमदनी कम प्राप्त हुआ लेकिन सरकार के कुल खर्चे ज्यादा हो गए, तो खर्चे चूंकि सरकार का ज्यादा हो गया, आमदनी कम हुआ था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को एक प्रकार का घाटा लग गया। समझ पा रहे हो? देखिएगा इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए, है ना, कितनी उधार रकम की जरूरत होगी। मतलब सरकार जितना पैसा लोन लेगी उसी को आप बोल सकते हो कि सरकार को इतना राजकोषीय घाटा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जितना राजकोषीय घाटा होगा उतने के बराबर तो सरकार को लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था को तो संचालन करना ही है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तरीका होगा, मैं इसे हटा देता हूं एक बार, ये तरीका होगा, देख लो, ये सूत्र आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया है, राजकोषीय घाटा बराबर क्या है, कुल व्यय माइनस क्या, कुल राजस्व। सरकार के कुल खर्चे मान लीजिए कि यहां पर हो गया है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3000, ठीक है ना, 3000 करोड़ रुपए मान लो, ठीक है। और यहां पर कुल जो राजस्व हुआ था टैक्स वगैरह से मिला था, ये मान लीजिए कि 2000 करोड़ रुपए। इसका मतलब सरकार को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, घाटा लग गया। समझ पाए? जिसमें कि उधार और अन्य देनदारियों को छोड़ दिया गया है, शामिल नहीं किया जाता है राजस्व के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे को उस राशि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार की सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेती है। हमने तो ये पहले ही कह दिया ना कि सरकार कितना पैसा उधार लेती है, इससे भी आप अनुमान कर सकते हैं कि सरकार की राजकोषीय घाटा कितनी है, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहां देखिएगा कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए आमतौर पर जो सरकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से उधार रकम लेती है या फिर छोटी और लंबी अवधि के लिए बॉन्ड जारी करके पूंजी बाजार से यानी कि कह सकते हैं स्टॉक मार्केट से एक प्रकार से या फिर कैपिटल मार्केट से फंड जुटाती है। लेकिन इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का एक तरीके से खतरा रहता है, क्योंकि अगर सरकार पैसा ले रही है तो इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं खर्चे करेगी और वो खर्चे फिर से आम जनता के बीच में पहुंचेगा। अब जो लोगों के बीच में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता के बीच में जैसे ही पैसा पहुंचेगा लोग अलग अलग तरह की वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे, वस्तुओं में इन्फ्लेशन या फिर महंगाई आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को बिल्कुल नहीं या फिर बहुत कम रखने में जोर देते हैं कि जितना कम हो सके राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश करिए। यह अर्थशास्त्रियों का सलाह होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट कर रखा है आपके लिए ताकि आप रिलेट कर सकें। 2024-25 के आम बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितना रखने की कहा है, 4.9%। ये पहले 5.6% था, ठीक है, पहले यानी कि 2000 हम बात कर रहे हैं 22-23 के लिए, सॉरी 23-24 के लिए। लेकिन ये 24-25 का जो बजट है
इसमें राजकोषीय घाटा अनुमान किया गया है जीडीपी का 4.9%। कितना? 4.9%। अच्छा कितना होता है? यह भी कहा गया है 3% के आसपास होना चाहिए, लेकिन है कितना? 4.9%। पहले कितना था अनुमानित? तो 5.6% था। ठीक है, आप यहां से तुलनात्मक रूप से समझ गए होंगे, मतलब ये अनुमान जताया जा रहा है। ठीक है ना, ये 2024-25 के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि जो लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट बजट आई है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये 4.9% रखने की अनुमानित, यानी कि अनुमानित है, रखने की नहीं, अनुमानित है ये। अब आगे देखते हैं, ये प्राथमिक घाटा आपको समझना होगा। प्राइमरी डेफिसिट ये क्या होता है? कह रहे हैं कि वित्तीय घाटे में से चुकाए गए ब्याज को अगर घटा दें तो शेष जो आपके पास बचेगा वही तो प्राथमिक घाटा है। यानी कि देखो, सरकार ने वित्तीय घाटा लिया, यानी कि पूरे वर्ष में सरकार को जो टोटल नुकसान हुआ एक प्रकार का, उसमें से यानी कि वित्तीय घाटा में से ब्याज का भुगतान को घटा दिया जाए तो गवर्नमेंट को यहां से पता चल जाएगा कि असल में प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ है या फिर प्राथमिक घाटा कितना हुआ है। समझ गए? अब इस वाले फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना। जब भी आपसे प्राथमिक घाटा पूछा जाता है तो आप केवल सूत्र लेकर के मत आइए। ठीक है, पूरा का पूरा एक डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद आप सूत्र को भी जरूर लिखिए। अगर केवल कह दिया कि प्राथमिक घाटा को परिभाषित करिए तो परिभाषित तो करिए लाइन में, लेकिन नीचे आप सूत्र भी लिख दीजिए, इससे कि आपके अंक नहीं कटते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक घाटे को ठीक करने के लिए सार्वजनिक ऋणों में कमी करना बहुत आवश्यक होता है। सार्वजनिक ऋणों कहने का मतलब कि सरकार को अब कम पैसे उधार लेने होंगे। ठीक है, तभी जाकर के ये ब्याज कम से कम भुगतान करना होगा, और अगर लोन सरकार कम लेगी तो ब्याज का भुगतान भी कम करना होगा। स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, घाटे का बजट क्या होता है? कह रहे हैं कि जब सरकार द्वारा खर्च की गई राशि उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार के बजट को हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। अब सीधा सीधा ये कह लो कि सरकार को राजस्व कम पैसे यानी कि प्राप्त हुए और सरकार के खर्चे ज्यादा हो गए। राजस्व मतलब सरकार को पैसा जो प्राप्त हुआ वो कम प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार का पैसा खर्चा ज्यादा हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? खर्चे ज्यादा हो गए, मतलब कि घाटे का बजट है ये, डेफिसिट बजट आप इसको कहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या इसके गुण हैं, दोष हैं। तो दोष तो यहां पर आपको समझना ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा दोष इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, गुण भी आप इसका निकाल सकते हो ना। गुण क्या होगा? गुण भी लिख देता हूं मैं। गुण और दोष अगर पूछा जाए तो पहला इसका गुण क्या होगा? कोई फायदा है यहां पर विशेष? सरकार को घाटा लगा है, इसका मतलब है कि सरकार ने पैसे ज्यादा खर्च किए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का क्या है कि अपना डेवलपमेंट पर अगर सरकार ने खर्चा किया है, देश के विकास पर पैसा खर्च किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो विकासात्मक वृद्धि तो ये दे रहा ही है ना। आर्थिक विकास में वृद्धि, हाँ ये लिख सकते हैं, आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त। देखिए आमतौर पर गवर्नमेंट ऐसा जो है ना खर्चे ज्यादा नहीं की कर रही है तो कहोगे सर सरकार को तो घाटा लग गया, फिर ये देश की आर्थिक तरक्की के लिए कैसे सही है। देखो देश में यहां पर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना होगा, खास करके जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसके जो नागरिक हैं वो उतने टैक्स नहीं दे पा रहे हैं जितने असल में सरकार को पैसे चाहिए अपने पूरे देश को व्यवस्थित करने के लिए। अब अगर पैसे हो नहीं रहे हैं गवर्नमेंट के हाथ में, ज्यादा जनता पैसे कम दे पा रही है यानी कि टैक्स के तौर पर, तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश को सही ढंग से मैनेज करने के लिए, सही ढंग से कंट्रोल करने के लिए सरकार के पैसे ज्यादा खर्च होंगे ही। अब ऐसे मुद्दों में आप ये समझ लो कि सरकार ने अगर पैसे ज्यादा खर्च किए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया होगा, है ना। लेकिन अगर सरकार डेवलपमेंट पर खर्चा ना करके किसी दूसरी चीजों पर खर्चा किया होगा, जैसे गैर योजनागत व्यय पर खर्चा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से फिजूल खर्ची को दिखाता है। ठीक है, तो ये इसका दोष हो जाएगा। लेकिन ये गुण क्या हो जाएगा कि आर्थिक विकास में बिल्कुल उपयुक्त हो सकता है, खास करके विकासशील देशों के लिए। ठीक है ना, चलिए तो ये इसका गुण हो जाएगा। दोष देख लीजिए क्या है, कह रहे हैं कि घाटे का बजट को अपनाने से मुद्रास्फीति, ये स्थिति लिखा है,
मुद्रा स्फीति यानी कि देश के अंदर महंगाई बढ़ने को जो है ना तैयार रहता है, क्योंकि सरकार ने पैसे ज्यादा खर्चा किए हैं, जनता के बीच में पैसा ज्यादा पहुंचा होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा, इस चीज का खतरा रहता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो है ना सरकार की फिजूल खर्ची को दिखाता है ना। हो सकता है अनाप शनाप सरकार ने जैसे तैसे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए, क्योंकि गैर योजनागत व्यय नाम की कोई चीज होती है, लेकिन फिर भी घाटे का जो बजट है ये उपयुक्त गुणों और दोषों के बावजूद भी वर्तमान समय में आर्थिक विकास या फिर जन कल्याण के कार्यों पर बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए उचित माना जाता है। यानी कि सरकार ने अगर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में पैसे लगाए हैं तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा खर्च होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन खास करके ये अल्प विकसित देशों में देखा जाता है या फिर विकासशील देशों में देखा जाता है। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि आधिक्य के बजट, इसका मतलब है कि सरकार को पैसे ज्यादा हासिल हुए, सरकार के पास आमदनी ज्यादा हुआ, सरकार ने खर्चे कम किए, यही क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट। देखिए कह रहे हैं कि जब सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि राजस्व उसके बराबर नहीं होगा, जब सरकार द्वारा प्राप्त किया गया राजस्व उसके द्वारा किए गए खर्च से अधिक होता है, यानी कि राजस्व ज्यादा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हुआ, पैसे ज्यादा प्राप्त हुए, सरकार ने खर्चे कम किए, सीधे सीधे आप ये कह लो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आधिक्य बजट कहेंगे, मतलब एक्सेस हो गया, पैसा ज्यादा हो गया गवर्नमेंट के पास, जितना पैसा गवर्नमेंट को गया था उसकी तुलना में सरकार ने पैसे कम खर्चे किए हैं। ठीक है ना, तो ये आधिक्य बजट है। आगे देखते हैं क्या गुण है क्या दोष है। कह रहे हैं कि आधिक्य बजट होने से क्या हो जाएगा कि जो बढ़ा हुआ कीमत है, मान लो दाम बढ़ा हुआ है ना, देश के अंदर में महंगाई ज्यादा था और वैसी स्थिति में सरकार आधिक्य बजट लेकर के आ जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्रास्फीति के समय में बिल्कुल उपयुक्त होता है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत को ये कम कर सकता है। देखिए सरकार खर्चे कम करेगी तो इसका मतलब है कि सरकार के हाथ में पैसा बचा हुआ है, और सरकार अगर पैसे कम खर्चा किए तो इसका मतलब जनता के हाथ में पैसे कम पहुंचे हैं। ठीक है ना, और जनता के हाथ में पैसा कम पहुंचा है जिसका मतलब डिमांड धीरे धीरे कम होगी, और इसकी वजह से कीमतें भी धीरे धीरे जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। तो जब महंगाई है तब हमें आधिक्य बजट लाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए हैं। यहां पर देखिएगा और भी क्या गुण है इसका, कह रहे हैं कि यह सरकार द्वारा खर्च करने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि यहां पर सरकार ने पैसे कम खर्चे किए हैं और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। आधिक्य बजट के दोष क्या है, डिमेरिट क्या है, तो कह रहे हैं कि यह मंदी के अवस्था में हानिकारक है, क्योंकि पहले से ही अगर स्थिति बहुत खराब है, पहले से ही अगर देश में मंदी छाई हुई है, तो ऐसे में ये ठीक नहीं होगा कि आधिक्य बजट हम लेकर के आए। ठीक है ना, सरकार उस समय मंदी के दौरान ऐसे बजट को लाती है अगर, तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है पुनः से। ठीक है, क्योंकि पहले से ही मंदी, इसका मतलब उत्पादन रोजगार का स्तर बिल्कुल ठप है, लोगों की आमदनी कम है, और ऐसे में सरकार भी खर्चे को अगर कम कर देगी तो जनता के हाथ में पैसे कम पहुंचेंगे, और मंदी पहले से ही है और जनता के हाथ में फिर से पैसे कम पहुंचेंगे, बदतर स्थिति हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे सामूहिक मांग में कमी होती है। समझ गए। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में, यानी कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, खास करके उनके लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आप जानते हैं कि जनता की आमदनी इतनी नहीं है कि सरकार को टैक्स दे पाए, है ना, पूरे देश का संचालन सही ढंग से हो पाए। इसके लिए सरकार को कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो विकासशील देश होते हैं उसके लिए घाटे का बजट सरकार को तैयार करना ही होता है ना, क्योंकि जनता की उतनी आमदनी तो है नहीं कि सारे खर्चे को पूरा किया जा सके। यहां देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि सरकार आधिक्य बजट अपनाती है तो वे आर्थिक विकास या फिर जन कल्याण पर अधिक खर्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने पैसे कम खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है जन कल्याण पर या फिर आर्थिक विकास पर खर्चे कम हो गए। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि सरकार का भूमिका क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा किया जाए, लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए। लेकिन सरकार अगर खर्चे ही कम कर दे तो इसका मतलब है आर्थिक विकास और जन कल्याण के ऊपर में सरकार का खर्चा कम हुआ है, लोगों की भलाई कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। अतः वर्तमान जो सरकारें हैं, है ना, वर्तमान जो सरकारें हैं इन्होंने आधिक्य बजट का परित्याग कर दिया है, छोड़ ही दिया है। ठीक है ना, पूरी तरीके से प्रायः आधिक्य बजट का त्याग कर दिया है। चलिए एक आखिरी आपका ये बजट हुआ संतुलन बजट या फिर संतुलित बजट। ये क्या है, सीधा सीधा ये कह लो
कि सरकार को जितने राजस्व प्राप्त हुए उतना सरकार ने पैसे खर्च भी किए, मतलब बैलेंस सिचुएशन में है गवर्नमेंट। सरकार कह रही है ना ज्यादा खर्चा करेंगे ना कम करेंगे, उतना ही पैसा खर्चा करेंगे जितना कि आया है हमारे पास। तो यहां पर देखिएगा कह रहे हैं कि जब सरकार द्वारा प्राप्त किया गया राजस्व उसके द्वारा किया गया खर्च के बराबर होता है तो आप इस तरह के बजट को संतुलित बजट कहते हैं। सीधा सीधा ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो आइए ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो इसका गुण और दोष जान लेते हैं। देखिए कहां पर इसका फायदा है कहां नुकसान है। कह रहे हैं कि यह मूल्य को नियंत्रित रखता है, क्योंकि सरकार ना ज्यादा खर्चे कर रही है ना कम खर्चे कर रही है, उतना पैसे खर्च कर रही है जितना कि उनको गवर्नमेंट को आने की रेवेन्यू हुआ था। दूसरा क्या है कि यह सरकार की फिजूल खर्ची को रोकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ खर्चे नहीं कर रही है, ना सरकार उधार ले रही है, सारे खर्चे उसी आमदनी से हो रहा है, ठीक है ना, बात सही है। आगे देखिए नुकसान क्या हो सकता है, दोष क्या है इसका। देखो कह रहे कि यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान करके चलता है। हालांकि भैया किसी भी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती ही नहीं है, बात तो यही है। आगे देखो अगर बेरोजगारी की समस्या को ये नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब ये बेरोजगारी की समस्या से इनकार कर रहे हैं। ऐसे बजट में क्या होगा, सरकार एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च नहीं कर रही है ना। अगला देखिए कह रहे हैं कि यह बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने के लिए कोई सुझाव भी नहीं देता, क्योंकि संतुलित बजट ये मान करके चलता है कि देश की स्थिति बहुत बेहतर है ना। और आमतौर पर जो विकासशील देश हैं इस तरह का बजट लेकर के नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आखिरी पॉइंट कह रहे हैं कि संतुलित बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि संतुलित बजट कहने का मतलब ही है कि सरकार बिल्कुल उतना पैसा केवल खर्च कर रही है जितना कि आमदनी आया था। अब उससे देश का पूरा खर्चा सही ढंग से हुआ या नहीं, देश का पूरा आर्थिक विकास हो पाएगा या नहीं, या फिर देश में सही ढंग से काम हो पाएंगे या नहीं, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है हम उतना ही पैसा खर्चा करेंगे जितना आपने टैक्स दिया है, यानी कि जितना जनता ने टैक्स दिया है। समझ गए? तो ये बातें हो गई समाप्त, ठीक है। और अगर आपको नोट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाली बजट है तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य है आने वाले बजट के लिए। लेकिन नहीं, बजट तो आ ही चुका है। तो यहां पर देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं बजट 2024-25 के लिए। तो ये अपना बजट जो है वो आ चुका। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इस साल यानी कि 2024-25 के लिए बजट की प्रस्तुति के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद को यहां पर देखिए 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में स्थापित कर चुकी हैं। यानी कि निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। 2024-25 की बजट की बात की जाए तो इनका 7वां बजट था। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के हाथ में रहा है। इन्होंने 6 बार कुल मिलाकर के बजट प्रस्तुत किया था और ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है। और हाँ, ये पहली महिला ऐसी हैं, पहली भारतीय महिला कह लीजिए, जिन्होंने पहली वित्त मंत्री, ये कह लीजिए पहली महिला वित्त मंत्री जो कि 7 बार बजट प्रस्तुत की है। इससे पहले किसी भी वित्त मंत्री ने 7 बार बजट प्रस्तुत नहीं किया है लगातार, और वो सबसे ज्यादा अब से पहले हुआ था 6 बार बजट प्रस्तुत, जो कि मोरारजी देसाई ने किया हुआ था, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बजट का मतलब होता है, बजट फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है क्या, चमड़े का थैला, बॉगेट शब्द का अर्थ। तो देखिए पहले चमड़े का थैला आता था और इसी में बजट रहता था, वो डॉक्यूमेंट्स, और सरकार इसको ले करके प्रस्तुत करती थी। लेकिन अब देखिए बजट कैसा है, फर्क भी समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मोरारजी देसाई जो 1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने देश के लिए रिकॉर्ड तोड़ 6 बार लगातार बजट प्रस्तुत किया था। लेकिन 5 जो बजट है ये इनका पूर्ण बजट रहा था और एक अंतरिम बजट था। ये समझ गए? यहां पर देखिएगा और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कह रहे हैं कि पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह 2024 की भी कागज रहित बजट पेश किया गया है। मतलब कि बिल्कुल पेपरलेस बजट कह सकते हैं, डिजिटली यानी कि पेश किया गया, ठीक है ना, टैबलेट के माध्यम से। अंतरिम बजट केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी को पेश किया गया था, क्योंकि देश में आम चुनाव जो होने थे, है ना, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सरकार
ऐसा रोकती है ना, और देखती है कि अगर आम चुनाव नजदीक आ चुका है तो उससे पहले हम पूरी तरीके से तैयारी कर लें, और उस तैयारी के बाद यानी कि जब आम चुनाव समाप्त, फिर जो है वो लेकर के आ जाती हैं बजट। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से अलग अलग रिकॉर्ड रहे हैं। भारत सरकार अभी जो है एक टारगेट लेकर के चल रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि 2047 तक, 1900 नहीं, 2047 तक विकसित भारत का एक अपना विजन लेकर के चल रही है, और इस विजन की दिशा में काम भी कर रही है, जिसमें कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन और सामाजिक प्रगति को शामिल किया हुआ है। मतलब कि हमारा जो एक लक्ष्य है बना हुआ विकसित भारत, सरकार ने ये टारगेट करा है 2047, भारत एक विकसित देश होगा, ये सरकार का मानना है, आम जनता का नहीं। आगे देखिए, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बजट 2024-25, जिसे 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा जो है पेश किया गया था। ये बातें तो बहुत पहले से ही क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका बाद में जा रहा है लेक्चर। तो 23 जुलाई 2024 को ही जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है बजट पेश कर दिए हैं, और यहाँ पर इस विजन के साथ, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का एक मकसद है, जो कि बजट 2024-25 हम लोग जान रहे हैं। इसमें सरकार ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि 2047 तक हमारा जो भारत होगा वो एक विकसित भारत होगा। ठीक है ना, चलिए, एक अच्छा विजन है। और अब हम लोग जानते हैं टैक्स के बारे में, और ये टैक्स होता क्या है, कर कहते किसको हैं। देखिए, कर कहने का मतलब सीधे सीधे है कि सरकार को हम लोग कुछ पैसा दे रहे हैं। अब ये पैसा हम लोग ऐसे नहीं दे रहे जैसे दुकानदार को दे देते हैं। दुकानदार को जो पैसा देते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ तो सामान मिल जाता है, लेकिन यहां पर सरकार को जो पैसा ये दे रहे हैं, ये टैक्स क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, अनिवार्य भुगतान है, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे देश में नियम कानून बना हुआ है कि जो कर का भुगतान नहीं करेगा, अगर उस पर टैक्स लगे हैं और टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। समझ गए? सो क्या है, ये कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। यहां पर समझिएगा ध्यान से, परिवारों कहने का मतलब है आम जनता, फर्मों कहने का मतलब है जो छोटी छोटी कंपनियां ना देश के भीतर, उनके लाभ पर भी टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम निगम कर कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और यही तो ज्यादा है, कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट। इसके बाद इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, संस्थागत इकाई कहने का मतलब है अन्य कई तरह की संस्थाएं देश में हैं, तो उनसे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो यहां पर क्या हो गया, कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। लेकिन आगे और भी डिटेल में समझिए, कह रहे हैं कि इसके बदले में करदाता सरकार से किसी सेवा या लाभ प्राप्ति की आशा नहीं कर सकता। जैसे हम लोग दुकानदार को पैसा देते हैं तो वो सामान देता हमें, लेकिन गवर्नमेंट को ये जो पैसा देते हैं, इसमें आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं कर सकते कि सरकार मेरे घर में टीवी डाल देगी, भेज देगी, या कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब भेज देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको कर चुकाना होगा, टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, देश के संचालन के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और आपकी आमदनी इस लेवल में हो चुकी है कि आप अपने खर्चे को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, उसके अलावे भी आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो एक लिमिट तय किया जाता है ना देश के अंदर, जिसको हम टैक्स स्लैब कहते हैं। तो उस दायरे में अगर आप आ गए तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर आपने समझ लिया है, कह रहे हैं कि कर एक अनिवार्य भुगतान है। ये देखिए एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के, है ना, बिना किसी प्रतिफल आशा किए बिना दिया जाता है। मतलब सरकार से आप आशा नहीं कर सकते कि हमने उनको टैक्स दिया है तो वो हमें जो है कुछ लाभ देगी प्रत्यक्ष रूप से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सरकार जो है यहाँ पर कुछ नहीं देने वाली है, आप सरकार को देने वाले हैं पैसा, और वो पैसा है टैक्स, और वो टैक्स है कंपलसरी। समझ गए? तो कह रहे हैं कि अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, है ना, एक व्यक्ति भी दे सकता है, कह रहे हैं कि हाउस होल्ड, एक परिवार भी दे सकता है, अ फर्म टू, किसको, टू द गवर्नमेंट, विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। कुछ भी वापस नहीं मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये टैक्स गवर्नमेंट लेकर के जाएगी।
ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये मामला हो गया क्लियर। अब देखिए, ये जो टैक्स अपना है दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, सीधे तौर पर समझो, यहां पर दो वर्ड, एक वर्ड हम लोग कहते हैं इंसिडेंस और एक हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट, ठीक है ना। इंसिडेंस और इम्पैक्ट। इंसिडेंस कहने का मतलब है कि किस पर सरकार ने टैक्स लगाया, और इम्पैक्ट कहने का मतलब है असल में भार किसके ऊपर पड़ा। अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट फॉल होता है ऑन दी सेम पर्सन, सेम इंस्टीट्यूशन, तो आप यहां पर कहेंगे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सारा होता है इंसिडेंस और इम्पैक्ट बिल्कुल सेम, जिस पर सरकार ने लगाया भार भी उसी व्यक्ति पर पड़ेगा, प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना। अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है, तब यहां पर वो अप्रत्यक्ष कर होगा। आइए देखते हैं कैसे, डिटेल में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर अर्थ के आधार पर अंतर कर लेते हैं। इधर हमने एक तरफ लिख दिया प्रत्यक्ष कर और दूसरे अप्रत्यक्ष कर। आपसे भी जब भी अंतर पूछा जाएगा तो आप भी डिफरेंस शेड्यूल बना करके काम करेंगे। एक तरफ पहले एक एलिमेंट को या फिर एक विषय वस्तु को लिख दिया, दूसरे साइड में दूसरी विषय वस्तु को लिख दीजिए। देखिए, ये जो अपना प्रत्यक्ष कर है या फिर डायरेक्ट टैक्स है, ये वह कर है जिसका, है ना, जिसका अंततः भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर यह कर कानूनी तौर से लगाया जाता है। मतलब कि ये टैक्स जिस पर लगाया गवर्नमेंट ने, उसी व्यक्ति को ये टैक्स देना होगा। इस टैक्स को दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। समझ गए? अब देखिए, कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु इसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अब ये क्या बात है सर, टैक्स किसी और पर लगा था, भुगतान कोई और कर रहा है। अप्रत्यक्ष कर, कर जिस व्यक्ति पर लगा, अंततः कर उसी को भुगतान करना होगा, प्रत्यक्ष कर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष करों का भार यानी कि इम्पैक्ट किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि आप पर लगा था, आप ही को भुगतान करना होगा। डायरेक्ट टैक्स है, इस टैक्स को आप टाल नहीं सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर। लेकिन अप्रत्यक्ष करों को, है ना, या फिर अप्रत्यक्ष करों का भार अन्य व्यक्तियों पर आसानी से टाला जा सकता है। आप दूसरे पर शिफ्ट इस तरह के टैक्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यानी कि प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रकृति से कैसा होता है, प्रगतिशील होते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष कर देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की संख्या वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है देश तरक्की के रास्ते में है, ठीक है ना। लोग टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं, जिसको टैक्स इल्यूजन कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसा ही, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि प्रत्यक्ष कर है वो सामान्यतः कैसा होता है, प्रगतिशील नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या बढ़ रही है देश में, तो इसका मतलब है देश तरक्की के रास्ते में होगा, ठीक है ना, देश प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रकृति से देखेंगे तो प्रतिगामी होता है, रिग्रेसिव होता है। क्योंकि अगर अप्रत्यक्ष कर धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है ना, अप्रत्यक्ष कर ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि लोग अप्रत्यक्ष कर कहां देते हैं, जहां हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जहां कोई सेवा खरीदते हैं, सीधा कह लो जीएसटी, है ना, एक बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। तो इस तरह का जब अगर टैक्स सरकार के हाथ में ज्यादा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के लोग खर्चीला हैं, ठीक है ना, हमारे देश के लोग खर्चीला हैं। लेकिन अगर देश में प्रत्यक्ष कर देने वालों व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष कर को कहते हैं प्रगतिशील कर, लेकिन अप्रत्यक्ष कर को कहते हैं प्रतिगामी कर। ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर जो अपना आयकर होता है या फिर इनकम टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो अप्रत्यक्ष कर है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। देखो अब यहां पर मैंने आपको टोटल सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सब कुछ आपको मैंने बता दिया कि कैसे जो है वो आपका बजट है ना, किस भाषा से आया, अर्थ हम लोगों ने जान लिया, बजट की सही परिभाषा जान लिया, बजट का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि सरकार बजट क्यों बनाती है, मकसद क्या है उसके पीछे। अब हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि बजट के कौन कौन से अवयव हैं या फिर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जैसे कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। उसके अंदर भी हम लोगों ने समझा
कि राजस्व आय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां क्या होता है। व्यय के अंदर हम लोगों ने समझा कि राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, ये तो बातें हैं। पूंजीगत की तरफ हम लोगों ने ऐसे भी समझा कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। उसके अलावे अब हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को भी क्लियर कर चुके हैं। तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है अपना सरकारी बजट, अब देख लेना सरकारी बजट, अगर इसमें कोई बात रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हो। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर का नाम क्या था, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और ये आप बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। बहुत अच्छे से कवर करने का मतलब है कि आपको मेनली जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो परिभाषा ध्यान रखना है, मैं ये आपको हिंट करना चाह रहा हूँ। फिर आप इसकी जो है ना उद्देश्य को ध्यान रख सकते हैं, बजट का उद्देश्य, बजट का उद्देश्य आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि कर और, हाँ, कर और गैर कर का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर में से आप जाते हैं तो दो तरह का आपने देखा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, तो इसमें अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। ये मुख्य चीजें था आपके लिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। आपको जो है ना घाटे का बजट, घाटे का बजट ये कर लेना चाहिए, आपको राजकोषीय घाटा कर लेना चाहिए, राजकोषीय घाटा। उसके अलावे आपको प्राथमिक घाटा क्लियर कर लेना चाहिए, यानी कि नोट कर लो अब। ये सब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब हो गया। उसके अलावा ये सब सारा बिल्कुल बिल्कुल अपने पेन पेपर से काम कर लो, रिवाइज कर लो जितना ज्यादा हो सके। ज्यादातर संभावना यहीं से होता है क्वेश्चन आने के, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में आपको सब कुछ बता दिया गया है, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीजें पूछ लेनी चाहिए तो आप मुझसे चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज रखते हैं हम लोग इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।